नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान में समानता को देखेंगे, इक्वलिटी। तो समानता का जो अर्थ होता है, समाज में विशेषाधिकार, यानी कि कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष अधिकार और सुविधाएं मिली होती है, एवं विषमता को समाप्त करना, यानी इस चीज़ को समाप्त करना। जाति, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव किया जाता है, तो उन्हें पूरी तरह से समाप्त करना है। समानता का आशय सभी के साथ समान व्यवहार नहीं है, यानी कि यहाँ पर यह अर्थ निकलता है कि राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, और राम जो है हाई क्लास का है और श्याम लोअर क्लास का है। अगर दोनों को समान सुविधाएं और संरक्षण दिया जाएगा तो जो राम है वो हाई क्लास का है, वो ऊपर उठता चला जाएगा, और जो श्याम है लोअर क्लास का, वो निम्न का निम्न ही रहेगा। तो इसलिए श्याम को विशेष सुविधाएं और संरक्षण दी जाएगी ताकि वह राम की तरह स्थिति में अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके और उस क्लास में आ सके। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, समानता का आशय सभी के साथ समान व्यवहार नहीं है। जो पिछड़े हुए हैं उनको विशेष सुविधाएं और संरक्षण दी जाएगी ताकि वो हाई क्लास की तरह अपनी स्थिति में सुधार कर सके और सुखी जीवन जी सके। लास्की महोदय ने कहा है कि समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा ना हो पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वतः को हीन समझे। यानी कि इसका अर्थ वही है कि जो हाई क्लास है उनको अगर विशेष सुविधाएं दी जाएगी और जो लोअर क्लास हैं उनको भी सुविधाएं दी जाएगी, दोनों को समान सुविधाएं दी जाएगी, तो जो लोअर क्लास है वो पीछे के पीछे ही रहेंगे और अपने को हीन समझेंगे। इसलिए उन्हें विशेष संरक्षण और सुविधाएं देने की ज़रूरत होती है। समानता के जो प्रमुख समर्थक हैं वो आर.एस. टोनी हैं। इनकी पुस्तक देख लेते हैं। पहला है इक्वलिटी 1931, द एक्यूजिटिव सोसाइटी 1920, Religion and the Rise of Capitalism 1926, Education, the Socialist Policy 1924। अब समानता का आयाम देखेंगे, यानी रूप। औपचारिक समानता में हम उसके प्रकार भी देखेंगे, जैसे नैतिक समानता, वैधानिक समानता, सामाजिक समानता, ये सब आ जाएगा औपचारिक समानता में। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि औपचारिक समानता के जो प्रमुख समर्थक हैं वो है हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल। और इसके प्रकार देख लेते हैं औपचारिक समानता में। तो नैतिक समानता, जो समानता का पहला विचार, प्रारंभ में विचार जो आया, वो नैतिक समानता के रूप में देखने को मिलता है। यह आदर्शवाद पर आधारित है। आदर्शवादी यानी अच्छे विचार, नैतिक विचार सिखाता है। नैतिक समानता का कहना है कि सभी व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर के संतान हैं। हॉब्स लॉक द्वारा जो वर्णन किया गया प्राकृतिक अवस्था संबंधी कुछ लिखे गए अध्याय हैं, उनके द्वारा विचार, उसमें नैतिक समानता को शामिल किया गया है। वैधानिक समानता यानी विधि, कानून। यहाँ पर विधि के समझ समानता तात्पर्य है सभी व्यक्ति विधि के समझ, कानून के समझ समान रहेंगे, उन पर कानून समान रूप से लागू होगी। वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग के क्यों ना हो, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके समझ कानून समान रूप से लागू होगा। इस समानता के समर्थक हैं लॉक, बेंथम, ऑस्टिन, मिल। सामाजिक समानता, यहाँ पर आप समाज को देख लीजिए, समाज से संबंधित रहेगा, यानी समाज में धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर किसी भी तरह की भेदभाव लोगों के बीच नहीं किया जाएगा। राजनीतिक समानता, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता का समान अधिकार मिलेगा, यानी कि वो राजनीति में भाग ले सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी जाति वर्ग का क्यों ना हो।
प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार प्रदान करना। मत देने का सभी व्यक्ति को अधिकार होगा, उनके बीच किसी तरह की भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप हाई क्लास के हो, आप लोअर क्लास के हो, मत नहीं दे सकते हो, ऐसा किसी भी तरह की भेदभाव नहीं किया जाएगा। बेंथम ने सर्वप्रथम एक व्यक्ति एक मत का विचार दिया था। फिर उसके बाद देख लेते हैं आर्थिक समानता। यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना को समर्थन करता है। न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी कि जिस व्यक्ति की स्थिति न्यूनतम है, निम्न क्लास के हैं, तो उनको विशेष सुविधाएं दी जाएगी ताकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार हो। व्यक्ति को काम का अधिकार प्रदान करना, उनके साथ किसी तरह की भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी व्यक्ति को काम करने का अधिकार दिया गया है आर्थिक समानता के अंतर्गत। लैंगिक समानता, यानी कि यहाँ पर संबंध लिंग से है। पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति करना, यानी कि पुरुष प्रधान जो समाज है, पुरुष को प्रधानता दिया जाता है सभी चीज में, स्त्रियों को पिछड़ा वर्ग माना जाता है, तो पितृसत्तात्मक सत्ता को यहाँ पर समाप्त करना था। निजी एवं सार्वजनिक जीवन में विभेद की समाप्ति, जो महिला पुरुष के बीच लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उनको पूर्ण रूप से यहाँ पर समाप्त करना था। महिलाओं के घरेलू कार्यों को महत्व को स्वीकार करना, महिलाएं जो घर में कार्य करती हैं, दिन भर लगी रहती हैं, उस काम को वैल्यू देना, और जितना पुरुष मेहनत करते हैं वो भी उतना ही मेहनत करती हैं, इसलिए उनके घरेलू कार्यों को विशेष महत्व दिए जाने को कहा गया है और वो बाहर भी जॉब कर सकती हैं। अवसर की समानता, यानी कि अवसर। जॉन रॉल्स अवसर की समानता के प्रमुख समर्थक थे, यानी कि यहाँ पर सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। रॉल्स का कहना था कि अवसर की समानता का आशय व्यक्तियों को मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करना है, यानी कि उनको समान रूप से प्राथमिक वस्तुएं प्रदान की जाए। डार्किन ने अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में व्यक्त किया है। डार्किन शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन करते हैं ताकि उनकी कंडीशन सुधार हो सके, जिससे डार्विन ने पेंशन योजना का नाम दिया था इस व्यवस्था को। डार्किन की रचना है टेकिंग राइट्स सीरियसली 1977, लॉ एम्पायर 1986, स्वर्जिन वर्च्यू, ये 2000 में लिखा गया था पुस्तक। अब अगला है, ए मैंने देखा ये औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता था, बी नंबर देखे मैंने अवसर की समानता, और सी नंबर ये परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता। इसके समर्थक मार्क्सवादी विचारक थे। परिणामों की समानता का आशय सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बनाना था, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं उनकी आर्थिक स्थिति समान रूप से रहे, और ना कोई हाई क्लास का रहेगा और ना ही कोई लोअर क्लास का। परिणामों की समानता के अंतर्गत मार्क्सवादियों ने समाज से सामाजिक और आर्थिक विषमता को पूर्ण रूप से समाप्त करने का नारा दिया था, यानी कि किसी भी तरह की जो विषमता है उनको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में। इसकी आलोचना भी किया गया है। मिलोस जिलास ने अपनी पुस्तक द न्यू क्लास 1957 में इसकी आलोचना की थी, परिणामों की समानता की। जेम्स बर्नहम ने अपनी पुस्तक द मैनेजरियल रिवॉल्यूशन 1941 में इसकी आलोचना की थी।
अब सामुदायिक विचारों को देख लेते हैं समानता के संबंध में। उन्होंने क्या कहा? वाल्जर महोदय ने जटिल समानता का विचार प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार समाज में मूलभूत वस्तुओं के वितरण के अनेक मानदंड होना चाहिए। प्रत्येक समाज के लिए एक समान वस्तु उपयोगी नहीं होती। उनका कहना था कि सभी लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं होती है, इसलिए एक समान वस्तु सभी के लिए उपयोगी नहीं है। उन्हें अलग अलग ज़रूरत होती है अलग अलग वस्तुओं की, इसलिए उसी के अनुसार दिया जाना चाहिए। चार्ल्स टेलर भी एक सामुदायिक विचारक थे। इनकी प्रसिद्ध रचना थी सोर्सेज ऑफ द सेल्फ 1989। अब देख लेंगे नारीवादियों का क्या विचार था समानता के संबंध में। कैरोल पेटमैन महिलाओं को पितृसत्तात्मक सत्ता द्वारा निजी क्षेत्र के तहत रखा गया था, यानी कि वहाँ पर पुरुष प्रधान समाज था, जहाँ पर वहाँ स्त्रियों को निम्न क्वालिटी से देखा जाता था, उन्हें निम्न वैल्यू मूल्य दिया जाता था। इनकी रचना है फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ऑफ द पब्लिक प्राइवेट डाइकोटोमी 1983। बेटी फ्रीडन, इन्हें महिला मुक्ति का जन्मदाता माना जाता है। इनकी रचना है द फेमिनिन मैस्टिक्स 1963, द सेकेंड स्टेज 1981। अब देखेंगे केट मिलेट। इनका कहना था कि नारीवादी राजनीति दिन प्रतिदिन की राजनीति है। इनकी रचना है प्रसिद्ध रचना द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जो 1969 में प्रकाशित हुआ था। जर्मिन ग्रीर की प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। सेक्स एंड डेस्टिनी 1984, द फीमेल यूंज 1970। साइमन द बुआ, इनका एक प्रसिद्ध एक कथन है कि महिलाएं जो हैं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं, क्योंकि उनका समाज में शोषण होता है। वो तो पुरुष लड़के हों या लड़की, वो समान रूप से पैदा होते हैं, लेकिन समाज के द्वारा उनका लड़की जो है महिला है उनका शोषण किया जाता है। तो इसलिए महिला पैदा नहीं होती बल्कि उनको बनाया जाता है समाज के द्वारा। इनकी प्रसिद्ध कथन है एक और, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। इनकी पुस्तक देख लेते हैं द सेकेंड सेक्स 1949, द पर्सनल इज पॉलिटिकल 1970। वर्जीनिया वुल्फ, इनका कहना था कि महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है। इनकी प्रसिद्ध रचना है ए रूम ऑफ वंस ऑन 1929। मारियोसा डेल्ला कोस्टा इटली के रहने वाले थे। उनका कहना था कि महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन प्रदान करना चाहिए। कैरोल गिलिगन, इनकी प्रसिद्ध रचना है इन अ डिफरेंट वॉइस 1982। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लड़कियों का लगाव मां से होता है, जबकि पुरुष अपनी पहचान स्वतंत्र रूप में बनाना चाहता है। इन्होंने देखभाल की नैतिकता का विचार प्रस्तुत किया, जो बिल्कुल रॉल्स की नैतिकता से अलग था। एल्स्टीन, इनकी प्रसिद्ध रचना है पब्लिक मैन प्राइवेट वोमेन 1993। इनका कहना था कि महिलाओं के पास केवल घरेलू कार्य है, शोषण का कारण सेक्स नहीं जेंडर है। आयरिस मेरियम यंग की प्रसिद्ध रचना है जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, जो 1994 में प्रकाशित हुआ था।
इनकी अन्य रचनाएं हैं इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी 2001 एवं ऑन फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस 2005। कोहेन ने अपनी रचना रिस्क्यूइंग जस्टिस एंड इक्वलिटी 2008 में जो प्रकाशित हुआ था, जिसमें रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना की थी। ओकिन की प्रसिद्ध पुस्तक है जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली 1991। बहुसंस्कृतिवादी को देख लेते हैं, समानता के संबंध में इन्होंने क्या विचार दिया। इसके प्रमुख मान्यताकार भिखु पारिक और किमलिका थे। इनका कहना था कि विषमता केवल आर्थिक नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक भी होती है। पहचान की राजनीति का समर्थन करते हैं। वे किमलिका के अनुसार विभेदीकृत नागरिकता जो है प्रत्येक समूह की विभिन्न विशिष्ट आवश्यकताएं एवं लक्ष्य होता है। अल्पसंख्यकों को भी समाज में आत्मसम्मान प्राप्त होना चाहिए। किमलिका के अनुसार अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। मेरियम यंग के अनुसार विभेद की राजनीति का अर्थ है केवल लोगों को अधिकार प्रदान कर देना नहीं, बल्कि उनके प्रति व्यापक पूर्वाग्रह और विभेद को भी समाप्त करना है। केवल लोगों को अधिकार देना ही नहीं है, बल्कि उन विशेष पूर्ण रूप से उन्हें भेदभाव जितना है समाप्त करना जरूरी है। केवल अधिकार देने से नहीं होता। समानता के विरोधी विचारक कौन कौन है देख लेते हैं। अरस्तु ने असमानता को प्राकृतिक बताया। उनका कहना था कि अगर सभी को समान रूप से सभी पर समानता लागू होगी तो उनका विकास अच्छी तरह से विकास नहीं हो सकता, उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इसलिए असमानता को इन्होंने प्राकृतिक माना, क्योंकि सभी को समान सुविधाएं नहीं दी जा सकती। इनके अनुसार लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया। टॉकविले का कहना था कि समानता का आशय बहुमत की निरंकुशता है। ये सब विरोधी विचारक है, समानता के विरोधी विचारक। पेरेटो, मोस्का एवं मिशेल जैसे अभिजनवादियों ने समानता का प्रबल विरोध किया है। क्रिस्टोल बेल ने योग्यता आधारित संकल्पना का समर्थन किया, जिनके अनुसार वर्तमान समाज में भी विषमता व्यापक है, लेकिन यह विषमता योग्यता, कौशल और उपलब्धि के आधार पर ही है। माइकल यंग ने अपनी रचना द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी 1958 में योग्यता तंत्र की आलोचना की तथा योग्यता आधारित संकल्पना की भी आलोचना की। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। ये था समानता। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।